अस्सलाम वालेकुम सभी आदमीन हज को मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज 2026 यानी कि हिजरी 1447 का जो हज होने जा रहा है उसकी गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। क्या क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं और ये गाइडलाइंस अगर पिछला 2025 का आपने हज की पूरे प्रोसेस देखा होगा तो उससे मिलता जुलता है। सिर्फ इसमें 2-3 नई चीज़ें लाई जा रही हैं। इसमें पहला है शॉर्ट टर्म हज। शॉर्ट टर्म हज से मतलब है कि 20 दिन में आपकी वतन वापसी हो जाएगी, लेकिन आपके खर्चे में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा है इसमें कि जो हमारे आज़मीन हज वहाँ जाते हैं, जाने के बाद में अपना राशन पानी ले जाते हैं या होटल में खाना खाते हैं, इस बार कोशिश की जा रही है कि आपको खाना वहीं पर सर्व किया जाए, वहीं पर आपको खाने का अरेंजमेंट किया जाए। खास करके अजीज़िया में जो 1 महीने आप रहते हैं तो उसकी तैयारी चल रही है। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप दोनों ही ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यानी कि आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको खाना वहाँ दिया जाएगा, नहीं उसमें टिक करेंगे, यस नहीं करेंगे तो नहीं दिया जाएगा। इसी तरह शॉर्ट टर्म जो 20 दिन का हज है, अगर आप उसमें टिक करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें 10,000 लोगों की कैपेसिटी है पहली बार में। इस बार 10,000 लोगों को मौका दिया जाएगा। 10,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म आते हैं तो उनको लॉटरी सिस्टम से उनको निकाला जाएगा और सिलेक्ट किया जाएगा, और बाकी जो बचते हैं उनको जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। एक तीसरा आपको जो यस नो करना होता है वो अदाई कूपन यानी कुर्बानी का जो अरेंजमेंट है जो सऊदी गवर्नमेंट करती है। तो आप सरकारी तौर पर अगर अपनी कुर्बानी कराना चाहते हैं तो अदाही पर आप यस कर दें, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर दें। और उसमें कोई खर्चा 720 रियाल का आता है कंप्लीट, लेकिन उसमें पूरी आपको टेंशन फ्री रहते हैं। जानवर के मामले में जानवर बहुत अच्छे किस्म के होते हैं, डॉक्टर की निगरानी में और वहाँ के आलिमों की निगरानी में कुर्बानी होती है। पूरा एक उनका सिस्टम है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है, और आपको कूपन दिया जाता है। और आपकी जब कुर्बानी हो जाती है उसी टाइम आपकी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई। तो 3 जो हैं आपके ऑप्शनल हैं, आप इसमें यस नो कर सकते हैं। तो इस बार ये 3 नई व्यवस्थाएं की गई हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके साथ साथ एक ख़ास बात आप लोगों को ये बतानी है कि आपका अगर एड्रेस पासपोर्ट में दूसरा है और आप इस टाइम कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो आप अपना उस नए एड्रेस का आप एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड लगा सकते हैं, बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, गैस का कनेक्शन का बिल लगा सकते हैं, टेलीफोन का बिल लगा सकते हैं, या आप वोटर आईडी लगा सकते हैं। ये एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ होते हैं सरकारी तौर पर। तो इनमें से कोई एक एड्रेस के लिए आप दस्तावेज लगा सकते हैं। तो नाम हमेशा याद रखिएगा, आपके इन सभी दस्तावेजों में नाम एक सा होना चाहिए। स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लिया करें जब भी कोई दस्तावेज बनाया करें कि आपकी स्पेलिंग नाम के जो इबारत है बिल्कुल वही होनी चाहिए जो दूसरे आपके डॉक्यूमेंट्स में है। इसके साथ साथ इस हज की जो ख़ास बात है जो शॉर्ट टर्म की मैं बता रहा था, उसमें 7 जगह से फ़्लाइट है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद शामिल है। तो जो लोग इन 7 जगह में से कोई एक को टिक करते हैं उनको उसी एम्बार्केशन पॉइंट से भेजा जाएगा। टोटल ओवर इंडिया से 17 पॉइंट्स को इस बार तय किया गया है, और हर एम्बार्केशन पॉइंट्स यानी कि हवाई अड्डे का जो किराया हो जाता है, हाजियों का जो खर्चा बदलता है, बढ़ता घटता है हर स्टेट का, वो इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि हर हवाई अड्डे का किराया बढ़ घट जाता है, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ की वजह से। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, बड़े एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं पहले से, तो इसमें हाजियों को लिए कोई अलग से इंतज़ाम नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पर ख़र्चा कम होता है। और जहाँ पर छोटे एयरपोर्ट हैं, जहाँ पर हाजियों के लिए अलग से जो है पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, वहाँ पर गवर्नमेंट अलग से इंतज़ाम करती है, इसलिए आपका खर्चा बढ़ा दिया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे गया से, कश्मीर से और जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से खर्चा 4 लाख तक पहुँच जाता है, जबकि दिल्ली, मुंबई और अगर आप अहमदाबाद का देखें जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती हैं, वहाँ से 320, 327, 337 यानी कि 3.25 लाख के आसपास रहता है खर्चा। तो ये वजह जो आती है थोड़ी सी कम ज़्यादा की, वो इसी वजह से आती है। इसका भी ध्यान रखा गया है।
इस बार गाइडलाइंस में पूरा बताया गया कि कितना खर्चा आपका पूरा आपका बाइफरकेशन कर दिया गया जो आपका हज का खर्चा होता है सऊदी गवर्नमेंट में, और यहाँ पर वो किस किस तरह किस मद में होता है। तो उसमें आपका मीना का कैंप है, आपकी रहाइश का जो रूम लिए जाते हैं उसका खर्चा है, मदीने का अलग है, मक्का का अलग है। मदीने में भी दो तरह के हैं, अगर आप मरकजिया में रहते हैं जो करीब है मस्जिद नबी में, उसका करीब 1220 रियाल के आसपास होता है, और अगर मरकजिया से बाहर रहते हैं आप तो 700 750 के आसपास आपका खर्चा वहाँ पर आता है। तो उसी तरह से आपसे पैसा लिया जाता है जितना आपका खर्च होता है। इसी तरह कि जो आप वहाँ मीना में जो आपको बस पहुँचाती है उसके पैसे, जो आपको मदीने से मक्का बसें लेकर आती हैं उसका, जो एयरपोर्ट से लेकर आती हैं उसमें 20-30 रियाल के आसपास खर्चा आता है। और जो बड़े खर्चे होते हैं आपकी रिहाइश में होते हैं, आपके वीज़े में होते हैं, एयरलाइंस का जो टिकट होता है हज के अय्याम में, हज के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपके लिए स्पेशली जहाज़ चार्टर विमान जाते हैं, चार्टर जो प्लेन होते हैं वो जाते हैं। चार्टर प्लेन का मतलब यह था कि आप ही के लिए ही वो प्लेन स्पेशली जाते हैं और वहाँ से खाली आते हैं, इसलिए वो किराया ज़्यादा लेते हैं। जो लोग कहते हैं हज का खर्चा हज के दरमियान एयर टिकट बढ़ क्यों जाता है, उसकी वजह यही रहती है वहाँ से वो खाली आते हैं, इसलिए खर्चा ज़्यादा होता है। इसलिए आपका ये 3 और 4 लाख के बीच में हज के खर्चा आमतौर पर रहता है। तो इससे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है और ज़्यादा भी उम्मीद नहीं है अगर आप खाने का अरेंजमेंट नहीं लेते हैं तो। खाने का देखिए क्या रहता है, वहाँ से पूरा टेंडर निकाले जाएंगे, खाने कैटरिंग जो एजेंसियां हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि आपको खाने में कितना खर्चा करना है। ये बात भी आपको जहन में रखनी है। दूसरी बात यह है कि हज की लास्ट डेट बहुत करीब आ गई है, तो जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं अप्लाई किया है कर दें, और जिन लोगों के अभी पासपोर्ट नहीं आए हैं बनकर वो डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस जाकर रुजू करें और वहाँ पर ये बताएं कि हजियों के लिए स्पेशली जो है एक काउंटर खोला जाए या उनके लिए बहुत ही स्पीडली काम किया जाए, क्योंकि स्पीडली काम करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, उसने सभी पासपोर्ट ऑफिस को ये बता दिया है कि जो भी हज पर जा रहे हैं उनके पासपोर्ट जो हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनाए जाएं ताकि उनका वो अपने अप्लाई कर सकें। और जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं आते हैं तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से रुजू कर सकते हैं या उनकी, ताकि पता चल जाए कितने लोग रह जाते हैं फॉर्म भरने पर। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया अगर चाहेगी तो डेट बढ़ा सकती है, और लेकिन उम्मीद कम यूँ है क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा जो हैं अब तक फॉर्म पहुंच चुके हैं। और इस बार जो कमेटी का जो कोटा है वो 70% जो हज कमेटी अपने अंडर में ले रखे हैं और 70 और 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दे रखा है। उस तरह 1,22,000 के आसपास होता है, तो उसके आसपास फॉर्म हो गए हैं और अभी 2 दिन और बाकी हैं तो हो जाएंगे। तो इसलिए आप जिन लोगों के फॉर्म अभी नहीं भरे हैं तो वो कोशिश करें किसी भी तरह तत्काल बनवा कर भी अपना सफ़र के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 31 जुलाई 2025 की रात 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट आ जाता है या नंबर ही आ जाता है पासपोर्ट का तो भी आप और प्रोसेस कर सकते हैं। तो नई जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, जो भी हमारी वीडियो आए उसको आप ज़रूर देखें। उसमें हम सही जानकारी देते हैं, नई जानकारी देते हैं, आपको अपडेट देते हैं, और बहुत सारी बातें हमारे लोगों में बेमतलब की फैल जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, जो भी सर्कुलर आता है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम आपको इसी चैनल पर इसी अपनी वीडियो में बताते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं आपकी तरफ से, मैं लगातार उनका जवाब देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। एक सवाल ये रह रहा है कि कवर नंबर कब आएगा अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया है। तो देखिए वो पूरा प्रोसेस है, आपका वेरीफाई किया जा रहा है फॉर्म, और फॉर्म वेरीफाई होने के बाद में स्टेट हज कमेटी से फिर सेंट्रल हज कमेटी उसके लिए कवर नंबर जो है आपका जनरेट करेगी, और वो आपके मोबाइल पर SMS के थ्रू भी आ जाएगा, और आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर भी अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। और पूरी डिटेल भी आपकी, जब आपका कवर नंबर आकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा
जैसे ही लास्ट डेट ख़त्म होगी फॉर्म जमा करने की, उसके 1 हफ्ते के बाद जो है वो लॉटरी निकाली जाएगी और सिलेक्शन लिस्ट का प्रोसेस शुरू होगा और फिर स्टेट बाय सबकी आ जाएंगी लिस्ट, कौन कौन से सिलेक्टेड लिस्ट में हैं और कौन कौन लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। जो लोग सिलेक्टेड लिस्ट में होंगे उनको विद इन ए वीक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की और जो आपने फीस जमा की होगी 1,52,000 के आसपास, उसकी फोटो, उसकी ओरिजिनल रसीद या बैंक से किया हुआ आपको जो भी रसीद मिली हो वो, या ऑनलाइन किया हो तो उसकी प्रिंट आउट, ये और एक मेडिकल फिटनेस बनवाएंगे आप किसी भी सरकारी ऑफिस अस्पताल से, और उसका एक परफॉर्मा हज कमेटी की साइट पर आपको मिल जाएगा। उस पर फोटो लगाकर आपका ब्लड ग्रुप और चेस्ट एक्सरा कराने के बाद में और 2-1 जांचें कराने के बाद में आपको वो कराना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए जो काम करना होगा, उनको अपना ECG भी कराना होगा, तब आपका सर्टिफिकेट बनेगा। उस सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल वो आपके साथ जाएगा स्टेट हज कमेटी के एड्रेस पर। ये 1 हफ्ते के बाद शुरू होगा, जब आप अपनी फीस जमा कर देंगे सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जैसे जैसे नई जानकारी आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। पासपोर्ट कब जमा करना होगा, ये हज कमेटी सर्कुलर के जरिए एक इश्तिहार निकालेगी कि हाँ सब जो लोग सिलेक्टेड लिस्ट में हैं वो इस डेट तक अपने पासपोर्ट जमा कर दें, वो जमा कर सकते हैं। जो NRI लोग हैं, बाहर हैं इंडिया से बाहर, उनको थोड़ी मोहलत दी जाएगी। वो जैसे ही अपने काम से फ्री होंगे वो अपना इंडिया आकर अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आप यही कीजिएगा जैसे जैसे सर्कुलर आए, जो उसमें गाइडलाइन दी जाए, जो आपको हिदायत दी जाए उसी का आप पालन करेंगे, तब आपका हज के सफ़र में कोई परेशानी नहीं आएगी और बेवजह के आप सवालात भी नहीं करेंगे, बेवजह की आप अफवाह भी नहीं उड़ाएंगे। तो आप हज के एक बड़े फ़र्ज पर जा रहे हैं तो आपको भी डिसिप्लिन में रहना है, हर बात को समझना है, कोई गलत बात भी नहीं करनी है और बदगुमानी भी नहीं रखनी है किसी के लिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से लेकर सऊदी गवर्नमेंट तक, सब लोग हज को बेहतर आरामदेह बनाने की कोशिश में जुस्तजू में लग जाते हैं पूरे साल। तो इसलिए आप ये ना समझें कि आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपकी ही फैसिलिटीज़ के लिए सब काम किए जा रहे हैं। ये आप जो पिछले साल हज करके लोग आए उनसे पूछ सकते हैं कि वहाँ के इंतजाम कैसे होते हैं। जो थोड़ा सा आपका चलना वहाँ बढ़ा दिया जाता है वो भी आप ही के लिए बढ़ाया जाता है ताकि आपके अंदर भीड़ भाड़ में आप दब ना जाएं, इसलिए उस लाइन को ज़रा लंबा कर दिया जाता है। उससे हमारे हाजियों को थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन उनकी जान बचती है उसमें, उनको गिरने से, चोट लगने से बचाया जाता है। तो जो इसीलिए हम बताते हैं अपने आदमीन हज को कि आप 3-4 किलोमीटर रोज़ चलना शुरू कर दीजिए ताकि वहाँ 15-20 किलोमीटर जो रोज़ चलना पड़ता है आपको, उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। तो उसकी आप तैयारी कीजिए, अपने आप को सेहतमंद रखिए। अगली वीडियो में हम जल्दी आते हैं, अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं अपना नाम और अपने एरिया के नाम के साथ, ताकि हम आपको बता सकें कि आपका सवाल क्या है, उसका जवाब क्या हो सकता है। और अगर हमें नहीं मालूम होता है तो हम हज कमेटी से रुजू करते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।